Hello students, this is Ejas's Maths Academy Nagpur and we are studying physics chapter number 2 mechanical properties of fluids। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है सरफेस टेंशन। इसके पहले लेक्चर में मैंने सरफेस टेंशन की कुछ एप्लीकेशंस आपको बताया था, अपनी टेक्स्ट बुक में बहुत लिमिटेड दी है, लेकिन हम लोग थोड़ा ज़्यादा एक्टिविटी उसके ज़्यादा एप्लीकेशंस यूजेस पढ़ रहे हैं सरफेस टेंशन के। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको 4 एप्लीकेशंस बताया था, कुछ और एप्लीकेशंस मेरे ध्यान में नहीं आ रहे थे, फिर मैंने बुक रेफर किया तो बुक में मुझे फिर बाकी के एप्लीकेशन दिखे तो मुझे याद आया कि अरे हाँ ये भी तो एप्लीकेशंस है, क्योंकि मैं जब आपको पढ़ाने आता तो विदाउट रेफरिंग टू बुक्स डायरेक्ट चालू कर देता हूँ, कभी कभी ध्यान से निकल जाता है। अब देखो ये पॉइंट नंबर 5 एप्लीकेशन, हमारा ये टॉपिक क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन। तो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स, आपको मालूम है कि जो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स जो होते हैं गाड़ी में जो ऑयल डालते हैं, टूटी ऑयल, पेट्रोल जो होता है, आपको मालूम है पेट्रोल ऑलरेडी बहुत पतला होता है, लेकिन जो छोटी छोटी गाड़ी होती है ना, लूना और स्कूटी एक्टिवा, उसमें तो पेट्रोल एक्टिवा में नहीं होता शायद, लेकिन पुरानी गाड़ी में स्कूटी वगैरह में अभी, लूना वगैरह में अभी भी होता है, और कुछ गाड़ियों में स्कूटर वगैरह में अभी भी होता है कि पेट्रोल के साथ वो पाउच काटते हैं और उसमें ऑयल डालते हैं अलग से, है ना। 10 रुपए का पाउच, 5 रुपए का पाउच काटते हैं और ऑयल डालते हैं। वो ऑयल पेट्रोल के साथ क्यों मिलाते हैं? क्योंकि पेट्रोल में जब ऑयल मिल जाता है तो पेट्रोल और पतला हो जाता है, और जो लिक्विड जितना पतला होता है उसका स्प्रे उतना इजीली पतला आता है। अगर एक बोतल में आप केरोसिन भरो, पता आपको कॉलिन मालूम आपको, स्प्रे करने की है, जो कटिंग की दुकान पे स्प्रे करते बिल्लू बार्बर, तो स्प्रे करने की वो बॉटल्स लेके आ जाओ, दो, एक में पानी भरो, एक में केरोसिन भरो, दोनों का स्प्रे मार के देखो तो बारीक बारीक स्प्रे किसका उड़ेगा? परफ्यूम से भी बारीक स्प्रे, या परफ्यूम भी वैसे बहुत पतला होता है, तो बारीक स्प्रे किसका उड़ेगा? केरोसिन का उड़ेगा, ठीक है। और पानी का स्प्रे थोड़ा जाड़े बूंद उड़ते हैं उसके, और परफ्यूम के बहुत पतले बूंद उड़ते हैं, तो जो लिक्विड जितना पतला होगा उसके बारीक बारीक बूंद उड़ेंगे। तो पेट्रोल में ऑयल डालने से क्या होता है, पेट्रोल में जब हम वो टूटी ऑयल डालते हैं तो पेट्रोल और पतला हो जाता है। पेट्रोल पतला हो जाने के कारण क्या होता है कि उसका स्प्रे अच्छा होता है, और स्प्रे अच्छा होने से हर एक एक बूंद पेट्रोल का अच्छे से जलता है और हमारी गाड़ी अच्छा एवरेज देती है, अच्छा माइलेज देती है। अगर वो गाड़ी में हम टू व्हीलर में ऑयल नहीं डालेंगे तो हमारी गाड़ी उतना पूरा पेट्रोल नहीं जलेगा, धुआं ज्यादा मारेगी। चलो आगे बढ़ते। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल आपको मालूम है, गाड़ी में ऑयल ल्यूब्रिकेट करने के लिए डालते हैं, तो गाड़ी की किक, अगर अच्छे से किक वाली गाड़ी, किक अच्छे से क्योंकि आप ऑयल डालते हो, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल सिलाई मशीन में डालते हैं, बहुत सारी जगह ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का यूज होता है। उसका सरफेस टेंशन कम होता है ताकि ऑयल अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड हो जाए। उसी तरह पेंट का सरफेस टेंशन कम होता है, तो आप देखो ऑयल पेंट वगैरह लाते दीवार पे, ऐसा मारो तो स्प्रे फैलता है, वो और फैलता है। अच्छे से ब्रश इजीली ब्रश को घुमाना पड़ता है सिर्फ, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन वो कम कर देते हैं जानबूझ के ऑयल को बहुत। बल्कि आपने ये भी देखा ऑयल का थिनर भी आता है, टर्पेंटाइन ऑयल बोलते हैं उसको, तारपीन का तेल, वो डालने से पेंट और पतला हो जाता है, सरफेस टेंशन और कम हो जाता है, तो और इजीली स्प्रेड होता है। तो चलो केरोसिन का तो मैं आपको बोला था, लेकिन लिखाते समय मुझे याद नहीं आया कि केरोसिन हम पानी के ऊपर स्टेगनेंट वाटर पे डाल देते हैं, ये भी सरफेस टेंशन का एप्लीकेशन है। केरोसिन पानी के सरफेस पर डाल देते हैं तो क्या होता है, मच्छर जो अंडे देते हैं, फीमेल मॉस्किटो जो अंडे देती है एनोफिलीज, वो उसके अंडे जैसे पानी मिट्टी के तेल के ऊपर मच्छर नहीं बैठी, मच्छर की भाई बसली यानी कि उसने अंडे दे दी, तो अंडे क्या होते हैं नीचे डूब जाते हैं, और फिर वो अंडे नीचे डूब गए तो मॉस्किटो की पॉपुलेशन भी कम हो जाती है। उसके बाद सोप, हम नहाने के साबुन जो यूज करते हैं उसमें भी हम देखते हैं कि झाग आता है, फेस आता है, स्कम आता है उसका, तो उसके कारण वाटर का सरफेस टेंशन कम हो जाता है और पानी हमारे बॉडी के कोने कोने में घुस जाता है और मैल और सब चीज को दूर कर देता है। और सोप कभी कोई नहाने की या कपड़े धोने के साबुन पानी में ऐसा गिरा देना, तो देखो कि फुसुक करके ऐसी चली जाती हो, क्यों? क्योंकि जहाँ साबुन गिरती है वहाँ के पानी को सरफेस टेंशन कम कर देती है, वाटर में डिजोल्व होके वाटर का सरफेस टेंशन कम, पानी को पतला कर देती है, और पानी पतला होता है तो पतले पानी में से फुटक करके साबुन गिर जाती है। एक साबुन को आप उसका खड्डा वड्डा खोल के साबुन को पानी में गिराओ, जल्दी गिर जाएंगे, और एक साबुन को उसके खड्डे के साथ, पन्नी के कवर के साथ में गिराओ तो कवर वाली साबुन को डूबने में टाइम ज्यादा लगेगा, और खुली हुई साबुन जल्दी गिर जाती है, क्योंकि खुली हुई साबुन पानी में टच होती है तो पानी पतला हो जाता है और पतले पानी में जल्दी से साबुन गिर जाती है। ग्रीस नीडल, ये हमारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, एक सुई है, सुई के ऊपर ग्रीस लगा दो, और ग्रीस लगा के धीरे से पानी के ऊपर में नीडल को रख दो, तो नीडल पानी में तैरती है, डूबती नहीं है। क्यों? पानी में सरफेस टेंशन है और इसी के कारण वो नीडल उसमें फ्लोट हो रही है। अब सरफेस टेंशन का, अच्छा लिक्विड, अपने बुक में ये भी पूछा लिक्विड ड्रॉप्स एंड सोप बबल्स स्फेरिकल शेप क्यों लेते हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं प्रीवियस लेक्चर में दे चुका हूँ बलून वाले में।
है ना, कि दुनिया में जितने भी शेप्स है, ज्योमेट्रिकल शेप्स, उनमें सबसे सरफेस एरिया कम किसका होता है? स्फेरिकल शेप का। इसीलिए लिक्विड ड्रॉप या सोप बबल गोल शेप का बन जाता है, क्योंकि गोल होने से उसका सरफेस एरिया मिनिमम हो जाता है। सरफेस एरिया मिनिमम होने से पार्टिकल्स पास पास में रहते हैं, पार्टिकल पास पास में रहने से पोटेंशियल एनर्जी कम रहती है, और दुनिया की हर चीज चाहती है कि पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम रहे। ठीक है, मिटाता हूं मैं। अब उसके बाद एक प्रैक्टिकल करके हम देख लेते, छोटा प्रैक्टिकल करके, यानी थॉट एक्सपेरिमेंट करके, अपने मन में एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम डेफिनेशन पढ़ेंगे और सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाएंगे। वैसे अभी एक बात याद रखना कि जो न्यू सिलेबस है इसमें दो चैप्टर्स को एक एक बोला है। जैसे मैंने आपको चैप्टर 1 पढ़ाया, चैप्टर 1 जो था उसका नाम क्या था? रोटेशनल डायनेमिक्स। लेकिन पुराने सिलेबस में चैप्टर 1 था सर्कुलर मोशन और चैप्टर 3 था रोटेशनल मोशन। अब दोनों को एक में मिला दिया और दो चैप्टर्स को मिला के एक ही नाम दिए। उसी तरह 11th स्टैंडर्ड में ये चैप्टर होता था फ्लूइड का, है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स का जो चैप्टर है ये 11th में होता था, और सरफेस टेंशन का चैप्टर 12th में होता था। लेकिन अब फ्लूइड मैकेनिक्स वाला चैप्टर, है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जो 11th में होता था चैप्टर पुराने सिलेबस में, उसको स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, और सरफेस टेंशन जो 12th में था, उन दोनों को मिला के एक चैप्टर बोल रहे हैं। पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक अलग चैप्टर था और रेडिएशन एक अलग चैप्टर था, उन दोनों को मिला दिया और बोले चैप्टर नंबर 3। तो एक बात मेरी ध्यान से समझो कि न्यू सिलेबस में नंबर ऑफ चैप्टर्स कम हो गए, 16 चैप्टर्स है ओनली, लेकिन दो चैप्टर्स के बराबर एक चैप्टर है। इसीलिए हार्ड वर्क राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इज एसेंशियल। स्टार्टिंग से मेहनत करना बहुत जरूरी है, वरना आखिरी में कुछ ज्यादा स्कोरिंग नहीं आएगा। इसीलिए वेल बिगन इज हाफ डन, कंटिन्यूअस एंड नॉन स्टॉप हार्ड वर्क इसके लिए बहुत जरूरी है। लाइफ को भी एंजॉय करो, लेकिन फिजिक्स को रेगुलर स्टडी, रेगुलर वॉचिंग ऑफ वीडियोस इज एसेंशियल। अब सुनो, वी विल टेक अ फ्रेम। हम एक काम करेंगे कि वो जो लेंस आता है एसीपी प्रद्युमन वाला लेंस के साइड में आप देखते हैं प्लास्टिक की बॉर्डर आती है, प्लास्टिक की फ्रेम आती है, और फ्रेम में एक डंडी लगी रहती है ऐसा हैंडल पकड़ने के लिए, है ना, ऐसा हैंडल लगा रहता, और ये प्लास्टिक की फ्रेम होती है, इसके बीच में ग्लास लगा रहता, कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ रहता, एसीपी प्रद्युमन वाला तो, या डॉक्टर तारिका वाला जो भी है। तो हम क्या करेंगे, वो लेंस निकाल लेंगे, इसमें से कांच को निकाल लेंगे। अब ये क्या बचा? प्लास्टिक की फ्रेम और उसमें डंडी। ये डंडी को पकड़ेंगे हम और सोप सॉल्यूशन में डुबा कर निकालेंगे। काय में? सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन यानी एक गिलास पानी लेंगे, बड़े बड़े बर्तन में, टब में पानी लेंगे, और उस टब में यहाँ पे डालेंगे सोप प्लस वाटर, यानी वाटर है, और उसमें साबुन डुबा के थोड़ा हाथ से घिस के उसको साबुन का झाग वाला पानी बना दो। और इसके अंदर बचपन में आपने ये खेले होंगे, आप बबल्स उड़ाते थे, तो वैसे ये फ्रेम को पकड़ो और इसमें सोप सॉल्यूशन में डुबा के निकालो, तो क्या होगा मालूम है? पूरी चारों तरफ फिल्म बन जाएगी। अच्छा रुक जाओ थोड़ा, ऐसा करने से पहले ये जो एक फ्रेम है और उसमें जो हैंडल है, इसमें यहाँ पर एक कैंगरू धागा, कपड़े सीने का धागा आता है ना, थ्रेड, वो थ्रेड ऐसा वाला बनाना जिसका सरफेस एरिया थोड़ा बड़ा होना चाहिए, यानी जितनी इसकी रेडियस है, जितनी डायमीटर है ये फ्रेम की, उससे थोड़ा ज्यादा लंबा धागा लेना। ठीक है, थोड़ा लंबा धागा होना चाहिए, ऐसा रख दो उसको, या अगर इक्वल लेंथ का भी ले लिया, हल्का सा ज्यादा रखना, थोड़ा सा ज्यादा रखना, ये ऐसा। अब इसको सोप सॉल्यूशन में डुबा कर निकालो, ये थ्रेड के साथ में, तो क्या होगा मालूम? यहाँ एक फिल्म बन जाएगी, यहाँ पर क्या होगा? एक फिल्म बन जाएगी। फिल्म यानी क्या है? शोले, हीरो हीरोइन? नो, एक पतली सी सोप की लेयर बन जाएगी, सोप सॉल्यूशन की, साबुन की पतली सी लेयर बन जाएगी, और थिन लेयर को हम सरफेस फिल्म करते हैं, हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक सरफेस फिल्म बन जाएगी, और धागा जो है ये स्ट्रेट रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि इमेजिनरी फोर्स इसको इधर खींच रहा है। ये इमेजिनरी है ना, रियल फोर्स है वो दिखता नहीं, फोर्स इधर खींच रहा है, इसको इधर खींच रहा है, इसको इधर खींच रहा है, इसको इधर खींच रहा है, ये फिल्म को। और धागा कहाँ है? बीच में। क्यों? क्योंकि एक फोर्स इधर खींच रहा है, ये फोर्स इधर खींच रहा है, 90 डिग्री एंगल बना के, थ्रेड को 90 डिग्री एंगल बना के फोर्स इधर खींच रहा है। किधर का फोर्स ज्यादा है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? दोनों तरफ का फोर्स इक्वल है। दोनों फोर्सेस इक्वल होने के कारण क्या हुआ? ये जो सोप फिल्म है ये पूरे फ्रेम के अंदर तरफ से अंदर में फिल्म लग जाएगी, फिल्म बनी हुई रहेगी। ठीक है, अब क्या करो, इसी फिल्म में जो थ्रेड है
और थ्रेड के दोनों तरफ में क्या बनी हुई है, फिल्म, इधर भी फिल्म है इधर भी फिल्म, फिल्म यानी थिन लेयर ऑफ सोप सॉल्यूशन। तो यहाँ वाले को क्या करो, यहाँ वाले को सुई चुबा दो, प्रिक अ नीडल हियर, PRICK, प्रिक अ नीडल हियर। इधर वाली फिल्म, आधी फिल्म ये धागे के साथ मिलकर इधर बनी, इस पे बनी, और आधी फिल्म इधर। तो जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड में सुई चुबाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड की फिल्म टूट जाएंगी, यहाँ की फिल्म जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी, यहाँ की फिल्म ब्रेक हो जाएंगी, और यहाँ की फिल्म ब्रेक हो जाएंगी, राइट हैंड की फिल्म रहेंगी, लेकिन राइट हैंड की फिल्म में जो थ्रेड था ये थ्रेड ऐसा हो जाएगा, ऐसा। अब बताओ ये थ्रेड उधर क्यों भाग गया, ये थ्रेड उधर क्यों भाग गया? आप घर में ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगा कि अंसार सर बहुत झूठ बातें करते, लंपास बातें करते, तो आप घर में ट्राई करके देख सकते हैं। तो एक फिल्म लो, उसमें डुबाओ, इधर से प्रिक करो, उसको सुई चुबाओ तो इधर भाग जाएगा, और इधर का सरफेस एरिया, इधर की जो फिल्म है वो बाकी रहेंगे और इधर की ब्रेक हो जाएंगे। आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप राइट वाले में पिन चुबाओ या फिंगर से चुबा दो तो राइट वाली की फिल्म टूट जाएगी, लेफ्ट वाली फिल्म बाकी रहेंगे, ये धागा लेफ्ट में जाएगा। ये थ्रेड को इधर किसने खींचा, या ऐसा क्यों होगा चंदा मामा के जैसा थोड़ा, इस इधर कौन खींच रहा है, तो इधर खींच रहा है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, इधर खींच रहा है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। दिखता है आप लोग को, छोटा छोटा लिख रहा हूं मैं, ध्यान निकल जाता है मेरा, फिर बाद में बड़ा लिखता हूँ, फिर भूल जाता हूँ, फिर छोटा लिखने चालू लग जाता हूँ। See, so this is force due to surface tension which is pulling the thread towards right hand side. ये थ्रेड राइट हैंड साइड पे क्यों जा रहा है, क्योंकि इसको धागे को फिल्म खींच रही है, और हर फिल्म कैसी रहती है हमको मालूम है, सरफेस फिल्म ऐसी रहती है जैसे उसको कोई खींच रहा हो, इट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। सो हियर आल्सो ये फिल्म को इधर कोई खींच रहा है, ऐसा बिहेव करती। और पहले ये धागा बीच में क्यों था, क्योंकि फिल्म इधर की फिल्म इधर खींच रही थी, इधर की फिल्म इधर खींच रही, इधर का एरिया और इधर का एरिया समझो इक्वल है, इसलिए धागा बीच में रह रहा था। अब इधर की फिल्म राइट की ब्रेक करेंगे तो थ्रेड ऐसा हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, लेफ्ट की फिल्म ब्रेक करेंगे तो थ्रेड ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब सरफेस टेंशन की डेफिनेशन देखो, सरफेस टेंशन, सरफेस पर रहने वाला टाइटनेस, इजी। सरफेस टेंशन की डेफिनेशन देखो, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज, मैं ये लिखता, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है, देखो जितना लंबा धागा है पूरे लंबे पे फोर्स, पूरे धागे पे फोर्स लग रहा है, हमने कम बना, इधर भी फोर्स है, इधर भी फोर्स है, इधर भी फोर्स है, इधर भी फोर्स है, तो पूरे धागे पर इधर 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 इधर, हाँ लेफ्ट पूरे राइट में फोर्स ही फोर्स, फोर्स ही फोर्स, फोर्स ही फोर्स है, लेफ्ट में भी फोर्स 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 फोर्स। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, पूरे जितना लंबा धागा है पूरे लंबे पे, अगर 10 सेंटीमीटर लंबा धागा है तो यहाँ पर बहुत सारे लेफ्ट राइट की तरफ फोर्सेस लगेंगे पूरे हर तरफ, और पूरे लेफ्ट की तरफ फोर्स लगेंगे, ऐसे सब लेफ्ट की तरफ खींचेंगे। तो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग एट राइट एंगल्स, अब एक्टिंग एट राइट एंगल्स का मीनिंग समझो क्या है। एक्टिंग एट राइट एंगल्स का मतलब ये है कि अगर इसमें ये जो सोप फिल्म बनी है दोनों तरफ से, इसमें अपन ने धागा ऐसा रखे तो धागे को कैसा खींच रहा है फोर्स, 90 का एंगल बना के, इधर का फोर्स भी कैसे खींच रहा है, 90 का एंगल बना के, इधर का फोर्स 90 का एंगल बना रहा है, इधर का फोर्स 90 का एंगल बना रहा है, ठीक है। सो ऑल द फोर्सेस पुलिंग टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द थ्रेड, ठीक है। तो एंड व्हाट इज दिस थ्रेड, वी आर कॉलिंग द थ्रेड एज लेंथ। तो लेंथ पर कितना एंगल बनाता है, राइट एंगल 90 डिग्री वाला। सो व्हाट इज सरफेस टेंशन, इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग एट राइट एंगल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ, और दोनों साइड में सरफेस टेंशन इधर भी खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है, इधर की फिल्म तोड़ के देखो तो धागा इधर भाग जाता, राइट की फिल्म तोड़ेंगे तो धागा लेफ्ट में भागेगा, मतलब दोनों तरफ खींच रही है। और यहाँ पे तो धागा है, लेकिन क्या हर लिक्विड के ऊपर जो चींटी चलती है वहां धागा रहता? नो, थ्रेड नहीं रहता, वहां इमेजिनरी लाइन रहती है। सो इट इज डिफाइंड एज अ फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग एट राइट एंगल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इमेजिनरी लाइन drawn on free liquid surface.
ड्रॉन ऑन फ्री लिक्विड सरफेस, मतलब अगर ये एक बीकर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है और लिक्विड पे मैंने इमेजिनरी ऐसी लाइन बना दिया, इमेजिनरी, वैसे लिक्विड पे लाइन कहाँ बनाएंगे हम लोग, तो इमेजिनरी लाइन ऐसी बना दिया तो सरफेस टेंशन किधर खींचेगा, इधर 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 90 का एंगल बना बना के दोनों तरफ खींचेगा वो सरफेस टेंशन। और उससे क्या होता है, दोनों तरफ खींचने से ऐसा लगता है कि लेफ्ट इधर भी शक्तिमान खींच रहा है, उधर भी शक्तिमान, और पानी टाइट हो जाता, पानी टाइट हो जाता तो उसमें चींटी बड़े शान से चलती है, डूबती भी नहीं है चींटी, है ना। मॉस्किटोज बड़े शान से पानी पे बैठते, चलते, डूबते नहीं वो, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसको दोनों तरफ से कोई खींच के टाइट पकड़ के रखा हुआ है पानी को, पानी रहो या कोई भी लिक्विड, उसको ऐसा लगता है कोई दोनों तरफ से खींच के रखा है। तो ये डेफिनेशन समझिए। अब देखो डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, सरफेस टेंशन इज डिनोटेड बाय टी, सरफेस टेंशन इज डिनोटेड बाय टी। एक बार मुझे देखना तो न्यू टेक्स्ट बुक है, कैसे डिनोट किया, हाँ टी से। सो सरफेस टेंशन इज डिनोटेड बाय द लेटर टी। अब डेफिनेशन क्या, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो वी विल राइट फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। बाकी आपको मालूम है एक्टिंग एट राइट एंगल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन फ्री लिक्विड सरफेस। अरे आप बोलेंगे सर ये फ्री लिक्विड सरफेस का मतलब क्या होता, तो वैसे तो अपनी टेक्स्ट बुक में लिख कर दिया है कि द सरफेस ऑफ अ लिक्विड व्हिच डज नॉट फील एनी शियर फोर्स इज कॉल्ड फ्री लिक्विड सरफेस। लेकिन मैं इसको इजी लैंग्वेज में ऐसा बोल सकते हैं, इजी भाषा में, कि सरफेस ऑफ लिक्विड इन कांटेक्ट विद एयर, सरफेस ऑफ लिक्विड in contact with air, in contact with air, ऐसे लिक्विड सरफेस जो एयर के कांटेक्ट में, उसको कहते हैं हम फ्री लिक्विड सरफेस। ये ऊपर की सतह जो जहां एयर भी है ऊपर, उसको बोलते हैं फ्री लिक्विड सरफेस। तो सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब बताओ इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, सरफेस टेंशन का ऐसा यूनिट बताओ। फोर्स का क्या है, न्यूटन, लेंथ का क्या है, मीटर स्क्वायर है कि मीटर है, मीटर, है ना। हमने प्रेशर का क्या लिखे थे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सरफेस टेंशन का क्या लिख रहे हैं हम, न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन का क्या लिख रहे हैं, न्यूटन पर मीटर, तो न्यूटन पर मीटर। और सीजीएस यूनिट क्या रहेगा, डाइन पर सेंटीमीटर। डाइन का शॉर्टकट में सिंबल लिख रहे तो DYN लिखते, और पूरा स्पेलिंग लिख रहे तो DYN, डाइन, डाइन पर सेंटीमीटर। इसके डायमेंशन बताओ क्या होंगे, डायमेंशंस पता है 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 1 में समझाया था मैंने। तो डायमेंशन में क्या लिखते हैं अपन, MLT, मास लेंथ टाइम। अब न्यूटन है यहाँ, तो न्यूटन मतलब क्या है, फोर्स, और फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन लेंथ। तो मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे लेंथ है, लेंथ का क्या रहेगा, मीटर, लेंथ का क्या रहेगा, मीटर, तो ये मीटर मीटर कैंसिल। किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम यानी मीटर में 1, और सेकंड स्क्वायर यानी नीचे वो भी, तो इसलिए -2 M1L टेक्स्ट बुक में भी दिया होगा इसका, हम एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, M1 T⁻², M1 T⁻², और L का कुछ भी नहीं बचा, लेंथ का तो कैंसिल हो गया, तो इसलिए उसको रेज़ टू पावर हम 0 लगा सकते हैं। 1 in M, 0 in L एंड -2 in T। ये डायमेंशन आपको बचपन से, मतलब 11th स्टैंडर्ड से हम पढ़ चुके चैप्टर 1 से। ऑलराइट, तो ये होगा उसका बेसिक इंफॉर्मेशन, सरफेस टेंशन का बेसिक इंफॉर्मेशन। अब अलग अलग फॉर्मूले देखो कैसे रहेंगे सरफेस टेंशन के। ये फॉर्मूले याद रखना, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम में आते हैं। सपोज ये बीकर है और इसमें भरा हुआ है एक लिक्विड, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है। अब मैंने क्या किया, एक ऐसी सर्क्यूलर वायर लिया, थिन सर्क्यूलर वायर, थिन सर्क्यूलर रिंग, मैंने थिन सर्क्यूलर रिंग लिया। तो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या होगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब इसकी लेंथ कितनी है, तो मैं लिखूंगा 2 × 2 पाया, 2 × 2 पाया लिखा मैंने। पूछो क्यों, देखो सरफेस टेंशन किधर खींचेगा, बाहर बाहर बाहर। सरफेस टेंशन हमेशा लेंथ को कैसा रहता, परपेंडिकुलर, बोलो यस। सरफेस टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लेंथ। अब इसकी जो गोल लेंथ है वो 2 पाई आर है। सरफेस टेंशन इज फोर्स अपॉन लेंथ, और लेंथ कैसी इसकी 2 पाई आर है। तो सरफेस टेंशन बाहर पे भी खींच रहा है, लेकिन सरफेस टेंशन अगर बाहर खींचा तो एक तो रिंग बड़ी हो जाएगी, ऐसा होता नहीं है। तो इसका मतलब इसको अंदर भी खींच रहा है, एक फोर्स अंदर भी खींच रहा है। अब मैंने एरोज इक्वल बनाने चाहिए, बाहर 10 एरो है तो अंदर भी 10 बनाना चाहिए, लेकिन जगह नहीं है, जाने दो।
तो बाहर जितना फोर्स खींच रहा है उतना ही अंदर खींच रहा है, तो इसके वजह से क्या होगा, सरफेस टेंशन कितनी लेंथ पर एक्ट हो रहा है, तो बाहर भी 2 पाई आर और अंदर भी 2 पाई आर, इसलिए मैंने 2 टाइम्स 2 पाई आर लिखा। बात समझ में आ गया? हाँ, अब देखो थिन नीडल, थिन यूनिफॉर्म नीडल, एक सुई है, थिन यूनिफॉर्म नीडल, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में नीडल आया तो उसके लिए ऐसा लिखना। अब ये नीडल है समझो, सुई बारीक सी, तो इस पर सरफेस टेंशन किधर खींचेगा, इधर भी खींचेगा 3 4 5 और इधर भी 1 2 3 4 5 इधर भी खींचेगा 90 डिग्री का एंगल बना के। आपको मालूम है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, एवरी डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद इमेजिनरी लेंथ और विद द नीडल, है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स अपॉन 2L। 2L क्यों लिखा हमने, लेंथ के इधर भी सरफेस टेंशन खींच रहा है और उधर भी खींच रहा है, मालूम है सरफेस टेंशन दोनों तरफ खींचता है ताकि सरफेस टाइट हो जाए, तो ये नीडल के इधर भी खींचेगा उधर भी खींचेगा। बात क्लियर होगी, 2L क्यों है, 2 क्यों आया, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखो, अब मैं क्या करता, थिन यूनिफॉर्म डिस्क ले लेते, थिन यूनिफॉर्म डिस्क। अगर कोई डिस्क है तो ये डिस्क है, अंदर से तो भरा हुआ है पूरा, अंदर से तो सरफेस टेंशन आप खींच नहीं सकता क्योंकि अंदर की सरफेस में कांटेक्ट ही नहीं हो रहा, आप कहाँ खींचेगा, सिर्फ बाहर, सिर्फ ऐसा खींचेगा। और बाहर खींचने से आप बोलेंगे सर फिर डिस्क बड़ा क्यों होता है, भाई डिस्क सॉलिड मटेरियल से बना, इतने से फोर्स से थोड़ी बड़ा हो जाएगा। तो डिस्क का फॉर्मूला रहेगा T इज इक्वल टू फोर्स अपॉन ओनली 2 पाई आर, सिंगल 2 पाई आर, आउटर सरफेस एरिया। बात समझ गए, वेरी गुड। अब नंबर 4, ध्यान से समझना, कंफ्यूजिंग चीज है ये डस्टर। अगर ये डस्टर है और मैं लिक्विड के सरफेस पर, ये लिक्विड भरा हुआ है और मैं डस्टर इस पर ऐसा रखता हूं, वर्टिकल खड़ा, ये डस्टर ऐसा रख दिया, तो कितनी लेंथ लिक्विड के कांटेक्ट में आ रही, सामने की लेंथ ये और इसके पीछे की लेंथ L, ये पता नहीं, ये पूरा ये कांटेक्ट में आ रहा है ना पूरा इतना, तो दिस विल बी लेंथ, इसके ऑपोजिट वाली भी लेंथ। इधर का क्या है, इसको मैं ब्रेथ नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसको थिकनेस बोल रहा हूँ, ये थिकनेस और ये थिकनेस, ठीक है। तो वर्टिकल थिक स्लैब, अगर वर्टिकल थिक स्लैब ऐसा पानी के लिक्विड पे रख रहे और वो चिपक जा रहा लिक्विड पे, तो सरफेस टेंशन ने चिपका दिया उसको, तो उस पर फॉर्मूला क्या रहेगा, T इज इक्वल टू F अपॉन 2 टाइम्स लेंथ प्लस थिकनेस T। और अगर मैं ऐसा रख देता हूं, अगर ऐसा रख देता हूं पानी के ऊपर, ऐसा डस्टर रखा हुआ, पकड़ के रखा मैंने उसको ऐसा, तो इससे क्या होगा, कितना एरिया कांटेक्ट पे, ये लेंथ, अच्छा इसको ब्रेथ बोलूं क्या मैं, चलो ब्रेथ बोल देता, 2 इंटू ब्रेथ प्लस थिकनेस, ये बड़ी लेंथ है। ऐसा रख दिया, अगर मैंने, ध्यान से समझो, आप कंफ्यूज मत होना, अगर लिक्विड, ये लिक्विड है और मैंने इसके ऊपर ऐसा पकड़ के रखा, तो ये देखो ये लंबी लेंथ लिक्विड के कांटेक्ट में, इसके पीछे की लंबी लेंथ इधर की, ये भी कांटेक्ट में लिक्विड के, और इधर का क्या है, ब्रेथ, और इधर का ब्रेथ है, ठीक है। अब थिकनेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा रखे थे तो ये क्या था, ब्रेथ एंड थिकनेस, ऐसा रख दिए तो क्या हो गया, लेंथ ब्रेथ, सॉरी ब्रेथ, तो 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा 5। अगर लिक्विड ऐसा रहता है तो मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ ऐसा, ताकि आपको फॉर्मूला याद रहे, ऐसा, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, तो ये हो जाएगा सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेथ, ऐसा हो जाएगा। और T यानी क्या है, थिकनेस है उसका। तो ऐसे ये फॉर्मूले हैं, बात समझ रहे हो, बना लेंगे, ऐसा आया टाइम तो वेरी गुड। और इसी में एक ऐसा बना के दे देता हूँ, ये कौन सा वाला है, 5th, और 6th वाले में ऐसा है, फोर्थ वाले में ऐसा है, ये फोर्थ वाले के लिए डायग्राम है, ठीक है। दिस इज थिकनेस एंड दिस इज ब्रेथ, ये ऐसा फोर्थ वाले के लिए फॉर्मूला है और 5th वाले का फॉर्मूला के लिए ये डायग्राम बनाना है। इसको देख के अच्छे से बना लो, देख लो, याद रखने के लिए बनाकर रखो,
ताकि समझने में आसानी हो। अब हमको इससे रिलेटेड डेरिवेशन चालू करना है, सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन का डेरिवेशन। ठीक है, अब क्या हो गया, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ वगैरह, वो तो हमने पढ़ ली है। कोहेसिव एडहेसिव फोर्सेस भी हो गया, स्ट्रेच मेम्ब्रेन भी हो गया। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, वो न्यूमेरिकल को अभी नहीं, न्यूमेरिकल्स को हम लास्ट में डील करेंगे। कुछ चीज़ों के सरफेस टेंशन की वैल्यूज याद रख लेना, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होती है। ठीक है, सरफेस टेंशन की वैल्यूज याद रख लो। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, कुछ चीज़ों का सरफेस टेंशन याद रख लो ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होती है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 0.072 न्यूटन पर मीटर, या ऐसा याद रख सकते 72 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। पास्कल मत लिखना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं है, न्यूटन पर मीटर है, फोर्स अपॉन लेंथ है। ठीक है, एरिया नहीं है। फिर सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन, सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन अपनी बुक में उसकी वैल्यू दी है, वैसे 30 देते हैं कुछ बुक्स में, अपनी बुक में दिया है 25 यानी 0.025 न्यूटन पर मीटर। सीजीएस में कन्वर्ट करना आसान है, आप कर सकते हैं, या इसको ऐसा बोल देते हैं 25 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। अगर सीजीएस यूनिट में लिखना है डाइन पर सेंटीमीटर तो ये ओनली 25 होगा, डाइन पर सेंटीमीटर लिखना तो ओनली 72 होगा, 72। ठीक है, और ये सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी देखो सबसे ज्यादा, क्योंकि कोहेसिव फोर्स सबसे ज्यादा रहता है। सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल टू 0.435 न्यूटन पर मीटर। तो अपन इसको ऐसा लिख लेंगे, इज इक्वल टू 435 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। देखो कितना है, 435। सीजीएस में लाना चाहेंगे ना तो 435 हो जाएगा वो। सीजीएस में लाएंगे तो 435 डाइन पर सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 25, ये 72 कहाँ, 25 कहाँ, और ये 435 कितना ज्यादा है सरफेस टेंशन। यानी मर्क्यूरी का सरफेस पे टेंशन टाइटनेस ज्यादा रहता है। चींटी क्या कॉकरोच भाग जाएगा मर्क्यूरी के ऊपर, मर्क्यूरी के ऊपर से कॉकरोच भी चला गया तो कॉकरोच डूबेगा नहीं, इतना ज्यादा सरफेस टेंशन है मर्क्यूरी का। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एरिया। नेक्स्ट टॉपिक अपने बुक में सरफेस एनर्जी दिया है, सरफेस टेंशन, सरफेस रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, पेज नंबर 36। पहले सरफेस एनर्जी क्या है, फिर रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। लेक्चर कितना टाइम का हो गया? Oh, I think we should stop here. In the next class we will study that derivation. Have a nice day. Study hard.